हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के 1 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। और ये जितने भी 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम ओसवाल के सैंपल पेपर में से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना कम है। इकोनॉमिक्स के एग्जाम में मेजर प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को फेस करनी होती है वो ये है कि जल्दी से क्वेश्चंस को रिमाइंड करना, उनके आंसर्स फाइंड आउट करना और 3 आवर्स के विद इन में पूरा पेपर कंप्लीट करना। इकोनॉमिक्स का पेपर जब आप सॉल्व करने बैठते हो ना तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके 3 आवर्स फिनिश हो चुके हैं। 3 आवर्स कैसे मैनेज किए जाएं, इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे अंडरस्टैंड करके उसको प्रॉपर सॉल्व किया जाए, उसके लिए सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 4-5 सैंपल पेपर अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो ना तो फाइनल एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सैंपल पेपर आप कोई भी रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ओसवाल का सैंपल पेपर परचेज करके अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ओसवाल के सैंपल पेपर्स में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इंक्लूडेड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फ्यूचर में आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। मेरे पास एक सैंपल पेपर है जिसके क्वेश्चंस आज मैं इस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ये एक सैंपल पेपर है, 36 सैंपल पेपर्स। ये एक ऐसा सैंपल पेपर है जिसको परचेज करने के बाद आपको सेपरेट कोई भी सैंपल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सैंपल पेपर में आपको आपके कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। बात करें हम इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, सारे ही सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर इसमें इंक्लूडेड हैं। और खास बात इसकी यह है कि इसमें आपको लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू इनका सैंपल पेपर लॉन्च किया गया है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल एक सैंपल पेपर लॉन्च किया उसको ध्यान में रखते हुए, उस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, उस स्ट्रक्चर को, क्वेश्चन की फॉर्म को ध्यान में रखते हुए यह सैंपल पेपर बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसमें अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएंगे। और चौथा पॉइंट, इसमें आपको एक ऐसे स्कैन करने के ओआरस मिलेंगे, ओआर स्कैनर्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। इसको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम इसी सैंपल पेपर की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि फ्यूचर में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे ओसवाल के इसी सैंपल पेपर में से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ये है हमारे पास ओसवाल के सैंपल पेपर में से 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के 1 मार्क्स वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही सेक्शंस में से 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस मैक्रो के और 10 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। आज के इस सैंपल पेपर में हम ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बल्कि क्वेश्चन को डिटेल में अंडरस्टैंड भी करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन थोड़े मोल्ड होके पूछे जा सकते हैं, लेकिन ओसवाल का सैंपल पेपर आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मोल्डेड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करते हुए पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी इनकम लेवल 0 होती है और फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं तो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जिसको हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी इनकम 0 होती है, इनकम नहीं है, 0 इनकम है, फिर भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर हमारी सेविंग्स क्या होंगी? नेगेटिव, जिसको हम डिस सेविंग्स भी कहते हैं। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है?
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। तो सिंपल है, जीरो लेवल की इनकम में हम कंजम्पशन कर रहे हैं जिसके कारण हमारी सेविंग्स नेगेटिव है। सेविंग्स नेगेटिव होने का मतलब डिस सेविंग्स है, और अगर सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। ये मैंने अभी आपको बताया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है टोटल सेविंग्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन को ना केवल सॉल्व किया बल्कि डिटेल में अंडरस्टैंड भी किया। तो ये सैंपल पेपर सॉल्व करते हुए ना आपको प्रीवियस सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में आपके पास दो तरह की आइटम्स होती हैं। एक होती है अकोमोडेटिंग और दूसरी होती है ऑटोनोमस। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक तरह से इक्वलाइज करने का काम करती हैं। यानी ना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होना चाहिए, ना ही डेफिसिट में होना चाहिए। अगर वो सरप्लस में है तो अकोमोडेटिंग आइटम्स को यूज किया जाता है, अगर वो डेफिसिट है तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वलाइज करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स को यूज किया जाता है। यानी अकोमोडेटिंग आइटम्स एक ऐसी आइटम है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ऑटोनोमस आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो आइटम्स होती हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस कर देती हैं या फिर डेफिसिट में कर देती हैं। सो दोनों ऑपोजिट वर्क करती हैं। ऑटोनोमस आइटम्स एक तरह से प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है, ये कॉमर्शियल आइटम्स होती हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स हेल्पिंग आइटम्स होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के लिए यूज की जाती हैं। तो यहां पर हमें कौन सी पूछ रहे हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मेंट टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ पेमेंट। यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी, द कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस। नहीं, अकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस नहीं बैलेंस करती हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन सी, ऑन द लाइन आइटम ऑफ बीओपी, ये भी ट्रू है। अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती हैं। सो ए और सी दोनों ही सही हैं। तो इसका मतलब हम डी को सिलेक्ट करेंगे, ए एंड सी बोथ आर अकोमोडेटिंग आइटम्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्पफुल मेजर टू कंट्रोल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको पता है क्रेडिट कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। क्रेडिट कंट्रोल में हमारे पास फ्री मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, है ना, जिसमें गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती है, खरीदती है, फिर बैंक रेट आता है, रेपो रेट आता है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक LRR भी होती है, जिसको हम लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं। लीगल रिजर्व रेशो एक ऐसी रेशो है जिसकी हेल्प से जो आरबीआई है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि मार्केट में कब हमें पैसा फ्लो करवाना है, क्रेडिट बढ़ाना है, और कब हमें क्रेडिट कम करना है। लीगल रिजर्व रेशो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट CRR, सेकंड SLR। CRR मींस कैश रिजर्व रेशो, एक ऐसी रेशो जो हर बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती है। और SLR का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हर बैंक को अपनी लिक्विड एसेट्स का कुछ परसेंट अपने पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करता है, वो लीगल रिजर्व रेशो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। अगर तो वो मार्केट में क्रेडिट कम करना चाहता है तो वो लीगल रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा,
और अगर वो कैश को इंक्रीज करना चाहता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है, तो वो लीगल रिजर्व रेशियो को कम कर देगा। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए लीगल रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी हमें टू स्टेटमेंट्स को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। बिल्कुल ट्रू है। आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम टू टाइप्स के हैं। एक जो ओल्ड सिस्टम है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, और दूसरा जो यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया था, जिसको हम ब्रिटून्स वुड सिस्टम भी कहते हैं। जो कि ऑब्वियसली ब्रिटून वुड्स के नाम के पर्सन ने ही डेवलप किया था। गोल्ड इसमें भी यूज होता है, गोल्ड इसमें भी यूज होता है। तो यहां पर हमें पूछ रहे हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम है वो ओल्ड वेरिएंट है फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम का। यस, ये पहला वेरिएंट है, ये दूसरा है। तो ऑब्वियसली यहां पर इसकी बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी इंप्लाइज द पेपर वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। अब यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करेंसी की बेसिकली दो तरह की वैल्यूज होती हैं। एक होती है कमोडिटी वैल्यू, और एक होती है फेस वैल्यू। सो कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट कितने में बनके तैयार हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका मटेरियल जो लगा है उसको बनाने में, उस कॉइन को बनाने में वो कितने का पड़ा है। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग। और फेस वैल्यू का मतलब होता है जो ओरिजिनल वैल्यू उस करेंसी के ऊपर प्रिंट की गई है, जो उसके ऊपर लिखी गई है। 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए उसकी वैल्यू है। सो प्रिंट वैल्यू। और यहां पर हमें कौन सी वैल्यू पूछा गया, मिंट वैल्यू। तो मिंट वैल्यू क्या होता है? मिंट वैल्यू इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड प्रिंट वैल्यू। तो यहां पर हमें कह रहे हैं मिंट वैल्यू ऑफ अ करेंसी इंप्लाइज द पेपर वैल्यू ऑफ दैट करेंसी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मिंट वैल्यू इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड फेस वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो आई होप ये लेक्चर आपको ना केवल क्वेश्चन सॉल्व करने में बल्कि कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करने में भी मदद कर रहा है, क्योंकि हम पिछले कॉन्सेप्ट्स भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट वो सारे डीप में जाके डिस्कस कर रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 और 2 सेम, हमें पता लगाना है कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले हमें कह रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्पोजल। तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स, और सेल्स कौन करती है? इंडस्ट्री यूनिट्स। तो इसलिए वैल्यू एडेड मेथड को हम इंडस्ट्रियल डिस्पोजल भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मेथड से हमें जीडीपी एट एमपी की वैल्यू मिलती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर्स मतलब डिस्पोजल, इसलिए वैल्यू एडेड मेथड को हम इंडस्ट्रियल डिस्पोजल कहते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब कि सेल्स और डिस्पोजल मतलब एक्सपेंडिचर। सो वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्पोजल। यस। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। फॉल्स। इनकम डिस्पोजल मेथड हम एक्सपेंडिचर मेथड को कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें हमारी इनकम को कंज्यूम करना है, जबकि इनकम मेथड में तो हम फैक्टर इनकम को काउंट करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको बदले में क्या क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए,
स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो और ऑप्शन में हमें कह रहे हैं कि इसको कंप्लीट करिए, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट क्या आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस ये तो आपको पता होना चाहिए, इनकम मेथड के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। और ऑपरेटिंग सरप्लस आगे 4 हिस्सों में बटा होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना। सो ये सारे मिला के आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एग्जाम में ना ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 180 करोड़, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, यानी चेंज इन इनकम कितना है 180। द सेविंग्स राइजेस बाय 90 करोड़, आपकी इनकम में कितनी राइज हुई है, सेविंग्स में चेंज कितना आया है 90 करोड़। व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। तो इनकम आपकी 180 करोड़ से चेंज हुई है और ये 90 से, आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका और ऑप्शन 6 का, इफ एपीसी इज 0.6 हाउ मच विल बी एपीएस। आपको पता होना चाहिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का समेशन 1 होता है। अगर आपको ये 0.6 दिया हुआ है तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस करके, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ जाएगा 0.4। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है हायर दी सीआरआर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। जब आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करता है, हाई करता है, तो मार्केट में एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन रुक जाता है, क्योंकि अगर एक बैंक अपनी सेविंग्स का, अपने डिपॉजिट्स का कुछ रेशो आरबीआई को डिपॉजिट करवाएगा तो ऑब्वियसली उसके पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बैंक है जिसके पास 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट्स आए हैं, 1 करोड़ रुपीज में से आरबीआई कहता कि मेरे को 20% आपने सीआरआर पे करना है, यानी 20 लाख तो बैंक के पास चले गए, रिजर्व बैंक के पास, तो इनके पास कितना बचा 80 लाख। तो सीआरआर जितना बढ़ता जाएगा लोन देने वाली अमाउंट बैंकों के पास उतनी कम होती जाएगी, तो इसका मतलब लोअर, हायर द सीआरआर लोअर एंड कॉन्ट्रैक्टेड द क्रेडिट रेशो, मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होता जाएगा। तो 1 एंड 3 ये सही है, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। सो पहला है इन विच सिचुएशन ऑटोनमस रिसिप्ट्स आर मोर देन ऑटोनमस पेमेंट्स। इस पॉइंट के बारे में भी मैंने अभी आपको बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह की आइटम्स होती हैं, अकोमोडेटिंग और दूसरा ऑटोनमस। अकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती हैं, यानी अगर कोई सरप्लस या डेफिसिट है उसको इक्वलाइज करने के लिए, जबकि ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस करने के लिए यूज की जाती हैं, यानी सरप्लस या डेफिसिट करने के लिए। तो यहां पर हमें कह रहे हैं मान लो आपकी ऑटोनमस रिसिप्ट जो हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ऑटोनमस पेमेंट, तो बताओ इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन सी सरप्लस, क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा हैं, इनकम ज्यादा है, तो सरप्लस। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सपोज फॉलोइंग डाटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ऑल फिगर्स आर इन 1000 करोड़। तो ये हमें 2020 और 2021 का डाटा दिया हुआ है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
which of the following statement about the period 2020 to 2021 is correct? तो अगर हम देखें, ये हमारा है एक तरह से क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड। फॉरेन से हमें पैसा आ रहा है, यानी हमने एक्सपोर्ट किया होगा इसलिए पैसा आ रहा है, तो ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है, क्योंकि यहां पर रिसीव्ड टू एब्रोड लिखा है, यानी हमने एब्रोड को पैसा दिया है, फॉरेन को पैसा दिया है, तो इंपोर्ट किया होगा इसीलिए पैसा दिया होगा ना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंपेयर करना है। अगर हम 2020 के एक्सपोर्ट्स को देखें तो एक्सपोर्ट्स हमारे 21 में बढ़ गए हैं, इंपोर्ट को देखें तो इंपोर्ट भी बढ़ गए हैं, यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड एक तरह से इंप्रूव हो रहा है। हम फॉरेन कंट्रीज में पहले के मुकाबले जो एक्सपोर्ट है वो दोगुना कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। सो इंप्रूव इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पर हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं फाइंड आउट करना है, एक चीज याद रखिएगा, यहां पर हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लगा के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ फिगर्स को कंपेयर करना है। तो फिगर्स के कंपैरिजन में ये इंप्रूव हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं, एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आपको कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एजर्शन को रीड करके पता लगाइए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं एक्सांटे सेविंग्स, एक्सांटे सेविंग्स मतलब प्लान्ड सेविंग्स, प्लान्ड सेविंग्स या फिर कह लीजिए डिजायर्ड सेविंग्स, एंड एक्सांटे इन्वेस्टमेंट यानी वही प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होते। तो ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि कई बार सेविंग्स ज्यादा होती हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती हैं, और कई बार ये दोनों इक्वल भी होते हैं। तो ऑलवेज इक्वल नहीं होते, कभी कभी इक्वल होते हैं। और ये इक्वल कब होते हैं? जब मार्केट इक्विलिब्रियम पर होती है। आपको याद होगा, आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच पढ़ी होगी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच भी पढ़ी होगी। जब दोनों इक्वल होते हैं तब इक्विलिब्रियम पर होते हैं। तो हमेशा ये इक्वल नहीं हो सकते, हमारी इकोनॉमी हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकती। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। आगे हमें कह रहे हैं एक्सांटे सेविंग्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन एक्सांटे इन्वेस्टमेंट एज इट शोज द कोरस्पॉन्डिंग रिलेशंस विद ईच अदर। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहां पर कह रहे हैं कि जो हमारी सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम अपनी कंजम्पशन यानी कि इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं और सेविंग्स ज्यादा करने लगते हैं। और जब हमारी सेविंग्स ज्यादा होती हैं तो ये कौन सी सिचुएशन कहलाती है? हम सेव ज्यादा कर रहे हैं यानी हम कंजम्पशन नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है इसमें इम्बैलेंस है। हमारी सप्लाई ज्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो सेव ज्यादा कर रहा है। सेव करने का मतलब वो डिमांड नहीं कर रहा है, डिमांड नहीं कर रहा मतलब मार्केट में सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं है। तो क्या कभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती? आ सकती है। तो ये झूठ लिख रहे हैं, फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, 10th। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो assertion यहां पर भी, मल्टीप्लायर प्रोसेस एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक रिलेशन ऐसा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनकम है, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर प्रोसेस ये कहता है कि अगर तो मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी होगी तभी मल्टीप्लायर फंक्शन वर्क करेगा। अगर पूरी कैपेसिटी हम यूज कर चुके हैं, फुल प्रोडक्शन हो चुकी है, सबको जॉब मिल चुकी है, तो जितनी मर्जी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती रहे मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा, इनकम ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सो मल्टीप्लायर प्रोसेस हमें यह कहता है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो वो तभी आएगा जब मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी हो। तो यस, मल्टीप्लायर प्रोसेस एज्यूम्स
that in market excess capacity is existing. Second reason, it shows the direct relation between MPS and the value of multiplier. तो ये हमें false है, आपको पता होना चाहिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा हम कंजम्पशन करेंगे उतनी ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच में और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। सेविंग्स जितनी ज्यादा होंगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम आएगी, क्योंकि सिंपल है ना, हम कंज्यूम कर ही नहीं रहे, हम सारा अगर पैसा सेव करते जाएंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क ही नहीं करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहां पर एक एग्जांपल अप्लाई करके देख सकते हो। मान लो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.1 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या आएगी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/MPS। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.1 ये आ जाएगा 10 टाइम्स। यानी अगर हम हमारी इनकम का 10% सेव करेंगे और 90% कंज्यूम करेंगे तो मल्टीप्लायर 10 गुना होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.5 कर देते हैं, 50% हम सेविंग कर रहे हैं और 50% हम कंज्यूम कर रहे हैं, तब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, ये आएगा 2 टाइम्स। तो जैसे ही हमने अपनी सेविंग्स बढ़ाई हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई। सो ये फॉल्स लिखा हुआ है। सो कौन सी स्टेटमेंट सिलेक्ट करें, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस की, और ये मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिंपल है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलने वाली थी या ऑन द ईव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी, लिटरेसी रेट लो थी, यानी पढ़े लिखे लोग कम थे, मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट ज्यादा थी, एक्सपेक्टेंसी लाइफ कम थी और पॉवर्टी ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन, डैश एंड पाकिस्तान इन टर्म ऑफ इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि हम चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपैरिजन करते हैं, तो इसका आंसर चाइना ही होगा और चैप्टर भी हमें वही है। नेक्स्ट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था, ये एक प्रोग्राम था जो चाइना में स्टार्ट हुआ था 1958 में, और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हर चाइनीज को अपने घर के बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री जरूर इस्टेब्लिश करनी थी, कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना था, ताकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। सो द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना वाज टू इंश्योर रैपिड इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन में भी आपके पास ऑप्शन है, लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट डैश एंड डैश इक्वालिटी। लाइसेंसिंग पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, ताकि इनकम और रीजनल इक्वालिटी कर सके, यानी इक्वल इनकम मिल सके लोगों को, एक इनकम का सोर्स इक्वल हो सके, जो रिच है वो ज्यादा रिच हो रहे हैं, जो पुअर है वो ज्यादा पुअर हो रहे हैं, उसको कम किया जा सके, और रीजनल ग्रोथ इक्वल की जा सके, हर एरिया में ग्रोथ हो, रूरल एरिया में भी ग्रोथ हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन ए। अगेन सेम क्वेश्चन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन चाइना, जो कि मैंने अभी बताया 1958 में। 21, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 12 जुलाई 1982। क्यों स्टैब्लिश किया गया था, ये एक एज अ एपेक्स इंस्टीट्यूट, हेड इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था, हेड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। आपको पता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपेक्स इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए, और नाबार्ड जो है वो स्पेसिफिकली रूरल बैंकिंग सेक्टर के लिए डेवलप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। तो 12 जुलाई 1982। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, हमें करने के लिए दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस ना आपको एलिमिनेशन रूल के अकॉर्डिंग यूज करने चाहिए, जैसे जो जिस चीज के बारे में आपको सबसे ज्यादा पता है ना, आप उसको मैच करो।
जैसे 1991 में क्या हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी रिफॉर्म की गई थी। तो फोर्थ के साथ कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। इसका मतलब ये रूल आउट हो जाएगा, ये भी रूल आउट हो जाएगा, बी या सी में से कोई एक आंसर है। इसके बाद क्लोजली लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री, इसके बारे में आपको कुछ याद है? नहीं तो दूसरा देख लीजिए, ग्रोथ मॉडल इन चाइना। चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है, स्टैटिज्म यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो दूसरे का सी होना चाहिए, तो दूसरे का सी, दूसरे का सी, यानी अभी भी रूल आउट नहीं हुआ है। हमें एक और सॉल्व करना पड़ेगा। 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान, तो फर्स्ट का है बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी यहां पर है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सो 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था, लास्ट कौन सा बचा, डी। सो क्लोजली लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना, कंट्री का चेंज करना। 23 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यस, जो हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है वो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट होता है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कह रहे हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्थी लेबर फोर्स एंड इज दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये भी ट्रू है, जो भी हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्चा किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि वर्क फोर्स हेल्थी रहे और कैपिटल फॉर्मेशन होती रहे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती रहे। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी हमें दोनों स्टेटमेंट्स रीड करनी है। विद द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान अडॉप्टेड द पैटर्न ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट। तो ट्रू है, इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और चाइना में आपको पता है स्टैटिज्म यानी सोशलिस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करता है। स्टेटमेंट 2 में हमें कह रहे हैं इन द लेट 1970s एंड अर्ली 80s पाकिस्तान शिफ्टेड इट्स पॉलिसी ओरिएंटेशन बाय डीनेशनलाइजिंग द ट्रस्ट एरियाज इंकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी ट्रू है, जैसे इंडिया में 1991 में प्राइवेटाइजेशन किया गया था, पाकिस्तान में आपको पता रिफॉर्म्स पहले स्टार्ट हो गए थे, वहां पर डीनेशनलाइजेशन करना यानी प्राइवेटाइजेशन करना अर्ली 1980s में स्टार्ट हो चुके थे। तो ये भी ट्रू है, ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ऑप्शंस आएंगे आपके पास। इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैव डैश अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको पता है अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस होंगे, डिफोरेस्टेशन होगी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जो लोग हैं उनको भुगतनी पड़ेगी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाज पास्ड इन द ईयर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कब पास हुआ था, 1986। क्यों पास किया गया था, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, assertion and reason based question, very important. Disguised unemployment mostly found in the rural area। आपको पता होना चाहिए disguised unemployment क्या होती है। disguised unemployment का मतलब होता है कि लोग काम कर रहे हैं दिखते हुए, मतलब वो काम तो कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक खेत को प्रोडक्शन में लाने के लिए 10 फार्मर्स की जरूरत है, लेकिन वहां पर 15 फार्मर्स काम कर रहे हैं। 10 की जरूरत है, 10 तो काम कर ही रहे हैं, वो तो एम्प्लॉयड हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो 5 एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। दिखने को वो एम्प्लॉयड हैं, वो हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। अगर वो ना होंगे ना तो भी काम चल जाएगा, तो इसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड। और ये बेसिकली रूरल एरिया में ही होते हैं, क्योंकि वहीं पर एक किसान के जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे ही खेतों में काम कर रहे होते हैं, चाहे जरूरत वहां पर 2 जानों की हो। It is due to all the family members used to work over the same patch of land and it is a highly common in agriculture sector। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो रहा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में होती है क्योंकि फार्मर के फैमिली मेंबर्स एक ही लैंड में काम कर रहे होते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड देयर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ 1979 हैज बीन सक्सेसफुल इन चाइना। तो ये ट्रू है। आपको पता होना चाहिए चाइना में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा थी, इसलिए चाइना की गवर्नमेंट ने 1979 और 80 के बीच में एक पॉलिसी लेकर आई, वन चाइल्ड पॉलिसी। और अब ये पॉलिसी चल रही है क्या? तो आंसर है नहीं। 2015-16 में ये पॉलिसी बंद कर दी गई है। अब टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक फैमिली, चाइनीज फैमिली 2 चाइल्ड कर सकती है। सो वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लेकर आए थे चाइना में, वो सक्सेसफुल थी? हाँ सक्सेसफुल थी। कैसे सक्सेसफुल थी? बिकॉज चाइना हैज बीन एबल टू कंट्रोल इट्स रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि उस पॉलिसी के आने से चाइना की जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, वो कम हो गई थी। तो दोनों सही है और दोनों में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। लास्ट में ये हम आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट लेके आए हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और एक टेस्ट आपके लिए हमने अरेंज किया है। ओसवाल के सैंपल पेपर में से ही ये होगा। अगर ये स्कैन नहीं हो पा रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। बस आपको अपना मोबाइल नंबर और थोड़ी रजिस्ट्रेशन फिल करनी है और आप इस टेस्ट को दे सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए।